के मुख्य प्रवेश द्वार पर जिस तरह से हर आदमी की पहचान हो रही थी, उसमें चाणक्य का बदला हुआ भेष कारगर नहीं था। वो पकड़े जा सकते थे। कुछ देर सोच उन्होंने अपने व्यापारी वाले भेष का इस्तेमाल करते हुए स्थिति पलटने का उपाय खोज लिया। अब वो उस भीड़ में शामिल हो गांधार राज्य से आए व्यापारियों को तलाशने लगे और जल्द ही उनकी ये तलाश पूरी हुई। द्वार से कुछ दूर एक कोने पर करीब 20 व्यापारी अपने परिवार के साथ मगध में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वेशभूषा और बोली से चाणक्य को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लोग सिकंदर के सामने गांधार के राजा आंबी के आत्मसमर्पण के बाद गांधार छोड़ मगध में बसना चाहते हैं। चाणक्य ने उनके मुखिया के पास जाकर नमन किया और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे गांधार प्रदेश से आए प्रतीत होते हैं। चाणक्य की बात सुन मुखिया चंभित था और प्रश्न करते हुए बोला, आपको कैसे पता हम गांधार प्रदेश से आए हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, भला अपने प्रदेश के आदमी को कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा। चाणक्य का जवाब सुन मुखिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। आखिर इस अजनबी प्रदेश में उसकी मुलाकात अपने प्रदेश के किसी व्यक्ति से हो रही थी। उसने अपने साथी व्यापारियों का भी परिचय चाणक्य से करवाया और उसके बाद उनसे प्रश्न करते हुए कहा, आपके मगध आने का कारण? चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, गांधार राज्य के हाल तो आपको पता ही है। मैं सिकंदर के आक्रमण से पहले राजा आंबी की सेना में था, पर कुछ निजी कारणों से सेना को छोड़ व्यापार करने लगा। व्यापार भी सही चल रहा था, लेकिन राजा के आत्मसमर्पण के बाद मैं अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गया। आपकी तरह मैं भी नए प्रायोजनों की तलाश में मगध आया हूं। मुखिया ने चाणक्य की बात सुनकर कहा, गांधार के बाद अब मगध ही एक ऐसा राज्य है जहां व्यापार जमाया जा सकता है। इसलिए हमने भी अपने परिवार के साथ यहां आने का निश्चय किया। वैसे आपका परिवार, क्या आपका परिवार भी आपके साथ आया है? चाणक्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लोग अभी तक्षशिला में हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम जमा लूं, तभी परिवार को साथ लेकर आऊं, लेकिन यहां पहुंच मुझे अपने इस निर्णय पर संशय हो रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया गंभीर हो गया। बोला, कैसा संशय? चाणक्य ने द्वार की तरफ देखकर कहा, उन सैनिकों के बीच खड़े उस साधारण पोशाक वाले आदमी को देख रहे हो? चाणक्य राजहंस की ओर इशारा कर रहे थे। मुखिया ने उस दिशा में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। चाणक्य आगे बोले, वो आदमी राजा आंबी की सेना में गुप्तचर था। अब जब राजा ने सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए हैं तो इस गुप्तचर का यहां दिखना मुझे अटपटा सा लग रहा है। चाणक्य की बात सुन मुखिया ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर पूछा, पर भला ये यहां खड़ा हो कर क्या रहा है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, गांधार से आए लोगों यानी आप और मुझ जैसे लोगों को पहचानने का काम कर रहा है। इसकी एक आवाज पर हम जैसे भोले इंसानों को दुश्मन करार देकर बंदी बनाया जा सकता है। और शायद सेनापति को यह पता ही ना हो कि जिसे उन्होंने मित्र मान रखा है वो आदमी मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन मुखिया और बाकी व्यापारी चौंक गए। मुखिया ने प्रश्न करते हुए कहा, तो इसका हल क्या है? क्या हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते? चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, हल है। इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करे तुम उसका सर्वनाश कर दो। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इस भीड़ में मौजूद गांधार से आए सभी लोगों को एकजुट हो उस गुप्तचर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चाणक्य की बात सुन व्यापारियों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने उस गुप्तचर के खिलाफ सबको एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे व्यापारी एक हो गए। गांधार से आए व्यापारियों का मुखिया सबको ले द्वार की तरफ बढ़ा। चाणक्य भी उसी भीड़ में थे। द्वार पर पहुंच उन्होंने तलाशी ले रहे सैनिक से राजहंस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपके सैनिकों के बीच सादी वेशभूषा में जो आदमी है, क्या आप जानते हैं ये कौन है? इससे पहले कि वो सैनिक कुछ जवाब देता, सेनापति ने उसकी बात सुन कहा, जो भी हो तुम्हें क्या? वैसे भी प्रश्न पूछना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप प्रवेश कर जमा करो और तलाशी दो। मुखिया वहीं रुक गया और बोला, तो अब मगध के ये दिन आ गए हैं कि गांधार के गुप्तचर की मदद लेनी पड़ रही है। मुखिया की बात सुन सेनापति चौंक गया। राजहंस को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन है जो उस पर उंगलियां उठा रहा है। सेनापति ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुखिया से प्रश्न किया, ताबी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रमाण है कि एक गुप्तचर है? मुखिया थोड़ा डर गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, हम गांधार से हैं और इस आदमी को जानते हैं। यह आदमी राजा आंबी का गुप्तचर था। क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से आप चौंके
मुझे लगता है शायद आपको भी इसका अतीत नहीं पता है। तो मुझे यकीन है कि इसने आपसे भी झूठ बोला है और मित्रता की आड़ में सिकंदर के लिए काम कर रहा है। यह सुन राजहंस आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, झूठ कह रहा है ये आदमी। मुखिया ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, मैं झूठ हो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े ये लोग, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सारे व्यापारी एक साथ बोल पड़े, हाँ ये गुप्तचर था, हम इसे अच्छे से जानते हैं। चाणक्य का ये दाव अपना काम कर गया। इतने लोगों का एक साथ हो राजहंस को गुप्तचर बताना भला कैसे गलत हो सकता था। सेनापति भुजंग ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजहंस की ओर लपके और उसको तुरंत बंदी बना लिया। राजहंस चिल्लाते हुए बोला, झूठे हैं ये सब चाणक्य का किया धरा है, मेरी मानो, ये सब उसी की चाल है। सेनापति ने राजहंस को गर्दन से पकड़ मुखिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये चाणक्य है? उसने नामे सर हिलाया। उसके बाद सेनापति ने 4-5 और लोगों की शक्ल दिखाते हुए बोला, क्या इनमें से कोई चाणक्य है? राजहंस का उत्तर अभी भी ना ही था। सेनापति ने गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहा, तो कहां है चाणक्य? झूठ बोलता है, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब इससे सच हम उगलवाएंगे। सैनिकों ने राजहंस को पकड़ा और वहां से ले गए। राजहंस का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भीड़ में व्यापारी के भेष में खड़े चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका रास्ता साफ हो गया था और अब वो उन व्यापारियों के साथ मगध में प्रवेश कर गए। मगध में प्रवेश कर चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने घर की ओर बढ़ गए। राह में चलते हुए उन्हें यशोधरा की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ ही देर में वो अपने घर के समीप थे। अब चाणक्य सतर्क हो एक एक कदम नाप तोल के रखने लगे। घर के बाहर पहुंच उन्होंने देखा कि किवाड़ बंद है। चाणक्य को समझ नहीं आया कि आखिर यशोधरा कहां चली गई। उन्होंने मन में उठ रही अनेक आशंकाओं, अनेक सवालों पर रोक लगाते हुए यशोधरा की प्रतीक्षा करना ही सही समझा। वो घर से कुछ दूर हटकर यशोधरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन यशोधरा का कोई अता पता नहीं था। चाणक्य के मन को आशंकाओं ने एक बार फिर से घेर लिया। कुछ सोचते हुए वो मनी मन बोले, आखिर कहां है यशोधरा? बाजार गई होती तो अब तक तो लौटने का समय हो गया था। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कहीं वो संदेशवाहक जिसे मैंने भेजा था पकड़ा तो नहीं गया? फिर तो शक्टार और शंभू काका दोनों नहीं। ये सब सोच चाणक्य के माथे पर फैली चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अब अगर किसी से जानकारी मिल सकती थी तो वो थे शंभू काका, लेकिन चाणक्य को यह भी नहीं पता था कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि उनके घर जाकर ही हो सकती थी। चाणक्य ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा और फिर शंभू काका के घर की तरफ चल दिए। इधर चाणक्य शंभू काका के घर